प्रमुख परिचय हैं। एक तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहिष्कृत शिक्षक हैं, ऑलमोस्ट बर्खास्त शिक्षक। दूसरा परिचय ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है प्रोफेसर की डायरी, और इस समय भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में ये किताब इस समय टॉप पर है। अमेज़न जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा किताबें खरीदी जाती है, वहाँ पर ये ऑल लैंग्वेज इंडिया लिस्ट में नंबर 1 पर लगातार 20 दिनों से नंबर 1 रैंक कर रही है। और ग्लोबली जो किताबों की लिस्ट बनती है अमेज़न की, उसमें भी टॉप 5 में ये किताब है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, पहला सवाल, इस किताब को लिखने की आपकी प्रेरणा कहाँ से आई? क्यों लिखी आपने किताब? बहुत शुक्रिया दिलीप सर। और प्रेरणा कहाँ से मिली, ये ठीक से बता पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये किताब नहीं लिखी गई। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अभी भी हूँ, और साहित्य का एक रुझान जो पहले से रहा है वो किसी भी चीज़ को देखने, समझने और दर्ज करने को लेकर के अपने आप एक आदत में शुमार हो जाता है। पिछले लगभग 2 दशक का मेरा अकादमिक जीवन, और उस 2 दशक के फ्लैशबैक में कई बार वो पूरा अब तक का जीवन जो कलम और किताब से जैसे बना है। मेरी कोशिश हुआ करती थी कि मैं शुरुआती दिनों से डायरी लिखा करता था। कोई बहुत खूबसूरत याद है उस अब तक के सफ़र की, तो उसे कहीं दर्ज कर लिया। कहीं कोई चीज़ अजीब लगी या नई लगी या ख़ास लगी, तो उसे भी कहीं कहीं दर्ज कर लिया। इसीलिए इसका नाम आप देखेंगे कि लिखा हुआ है प्रोफेसर की डायरी। तो लगभग पिछले 2 दशक की, और ख़ासकर पिछले 1-1.5 दशक की, वो बिखरे पन्ने, वो नोट्स, वो कहीं किसी किताब के पीछे नोट कर लिया, वो सब कुछ मौजूद था। और चूंकि आपने परिचय में वो बात दर्ज कर ली है कि बहिष्कृत प्रोफेसर हूँ, तो कभी हुआ करता था मन कि मैं अपने इस सफ़रनामे को लिखूँगा, और इस तर्ज पर लिखूँगा कि एक सामान्य मध्यवर्गीय किसान परिवार का एक व्यक्ति जो पहली बार देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक आता है, कैसे वो बनता है, इस यूनिवर्सिटीज़ ने, कलम किताब ने उसे बनाया, तो इसका कहानी लिखूँगा। लेकिन अब मैंने इसके आखिरी पन्नों तक ये लिखा कि कैसे उसे बहिष्कृत भी कर दिया गया। तो ये पूरा सफ़र है जी। लेकिन आपका जो एकेडमिक करियर है, जो आपका शैक्षणिक जीवन है, और उसमें जब आपने शिक्षा हासिल की, तो आप एक बहुत शानदार और सफल विद्यार्थी जीवन आपका रहा है। बहुत आप अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और बहुत सारी सफलताएं आपके जीवन में जुड़ी हुई हैं। आप शिक्षक के तौर पर भी सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में रहे, क्योंकि आप विषय पर आपकी जो पकड़ है, इसको लेकर आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके दिल्ली आने से पहले के जीवन के बारे में, कि असली लक्ष्मण यादव के जीवन के तो 2 हिस्से खास करके हैं ही हैं। एक तो दिल्ली से पहले का, और एक दिल्ली के बाद का। दिल्ली के बाद जो है, दिल्ली आने के बाद, वो काफ़ी कुछ इसमें चैप्टर दर चैप्टर मैंने इसको पढ़ा, 2 बार पढ़ लिया मैंने, क्योंकि आपको इंटरव्यू करना था तो पढ़ना तो पड़ता ही है। तो इसमें ये तो आप सारे लोग भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि लक्ष्मण यादव दिल्ली आने के बाद क्या है। दिल्ली आने के पहले का लक्ष्मण यादव कैसा है, कौन है? बहुत दिलचस्प सवाल है सर, इसलिए क्योंकि जब मैं शुरुआती दिनों में मेरी पढ़ाई लिखाई आजमगढ़ से हुई, मेरे घर में खेती किसानी बहुत थोड़ी सी हुआ करती थी। लेकिन एक चीज़ थी, शिक्षा मेरे पहली पीढ़ी, मेरे पीछे वाली पीढ़ी में, पिताजी की पीढ़ी में आ गई थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। और ख़ासकर मेरे बड़े पिताजी, वो इतना समझ चुके थे कि इस बच्चे को कुदाल फावड़ा देकर हाथ में खेत में नहीं भेजना है। इसे भैंस चराता हुआ देख करके वो मुझे बहुत डांटते थे कि तुम्हारा ये काम नहीं है। तो वो बार बार जोर देते थे कि तुम्हें पढ़ना है। इवन मैं 10वीं और 12वीं में हुआ करता था, तो क्रिकेट का बहुत शौक था, और मैं कई बार मैंने अपना अकादमिक नुकसान करके भी, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, वो एक शौक हुआ करता। तो वो बहुत नाराज़ होते थे इससे कि नहीं, तुम पढ़ करके कुछ अच्छा बन सकोगे। मेरे बाबा बार बार कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये बार बार सुनाया करते थे उनका। अब मेरे पिताजी समाजवादी पृष्ठभूमि के, एक तरह से कॉमरेड कह सकते हैं उनको,
जो किसान मजदूर के सवालों से लेकर के वैचारिक रूप से बहुत सशक्त थे। तो वो जो बचपन में, और मेरे बड़े पिताजी एक कबीरपंथी सदगुरु हैं जो उत्तर भारत में उनको मानने वाले लोग हुआ करते थे, उनको मानते थे। पिताजी मेरे जो है थोड़े कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थे। तो वो एक ट्रेनिंग सर वहाँ गांव में मेरे घर में मिले। घर में पुस्तकें हुआ करती किताबें हुआ करती थी, बहस का एक कल्चर था। बहुत सारी जगहों पर मेरे पिताजी कभी होते थे तो किसी किसान आंदोलन या किसी मजदूरों के यहाँ या किसी इस तरह की सामाजिक गतिविधि में ले जाते थे। और बड़े पिताजी एक खास तरह का जो संत परंपरा का एक बोध है समाज को, दुनिया को देखने का, वो मिलता रहता था। और इसलिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान करके पढ़ाया। और मैं जब क्रिकेट जब बहुत खेलता था सर, तो 12वीं मेरे नंबर थोड़े कम आ गए। मैं भी बहुत परेशान था, एक हफ्ते खाना वाना नहीं खाया। बड़े पिताजी कहे पढ़ नहीं पाएगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा तो जरूर। मैंने आखिरी दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा था। मैंने उसी समय जेएनयू का फॉर्म भरा था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ग्रेजुएशन जो है फॉरेन लैंग्वेजेस में ही है, तो वो फिर नहीं हो पाया। बीएचयू गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना वो एक टर्निंग पॉइंट है। और जब इलाहाबाद गया तो मैंने इस किताब में लिखा भी है, मेरे बड़े पिताजी कहते थे कि अगर नंबर कम आए तो चुपचाप यहीं रहना। उन्हें डर था कि शरारती बहुत है तो बिगड़ सकता है। लेकिन मैंने ये बात समझ ली थी कि कलम और किताब की अहमियत क्या है। वो जो बीए का समय था वो लाइब्रेरी में बीता। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 60% नंबर बहुत मुश्किल से आते थे, अभी भी बहुत कम आते हैं। तो हिंदी साहित्य में तो ऐसे भी कम नंबर, वैसे भी बहुत कम आते हैं। हिंदी, इतिहास, शिक्षा शास्त्र मेरा विषय था। तो वो सर जब वो एक चीज़ पीछे से हॉन्ट करती थी कि अगर 60% नहीं आया तो बड़े पिताजी ने कहा चुपचाप घर लौटाना। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने सबसे ज्यादा किताबें अपने बीए के दौरान पढ़ी। अच्छा, और डर क्या क्या कराता है? नहीं ये कि पढ़ाई न छूटे। हाँ, वही तो अच्छा है। डर बुरा हमेशा बुरा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो सर पहले ही ईयर में मेरा 64-65% नंबर आ गया। टॉपर 67% पे था। और फिर वो जो एक पढ़ने का जुनून पैदा हुआ, फिर वो एमए में मैं गया तो टॉपर ऑफ बैच हो गया मैं। अच्छा, लय बन गई इसका मतलब? लय बन गई। वो फिर पढ़ाई को लेकर के शुरू से भी रहा, लेकिन वो जो बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया और उसके बाद जेएनयू आना चाह रहे थे। जेएनयू में एमए में एडमिशन नहीं हुआ तो हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने बैच में वॉल मैगजीन निकाली और लिखने पढ़ने वाले लोगों में सबसे आगे और टॉपर हुए। और वो एक सफ़र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक का था। और दिल्ली आने का मकसद, एकेडमिया में आना पहला मकसद नहीं था। वो यूपीएससी आईएएस बनने का एक शौक होता है। पूरा बिहार यूपी बिहार में वो है। पिताजी बीमारी बोलिए, शौक बोलिए, दोनों हो सकता है। शौक भी इस बात के लिए कि उनको लाल बत्ती और हनक पावर उसको लेके आकर्षण है, और बाकी बहुत एक्सप्लोर नहीं कर पाते तो वो बड़े पिताजी कहते थे कि ये कलेक्टर बनेगा। तो हमें भी लगने लगा कि अवतार तो कलेक्टर बनने के लिए मेरा हुआ है। तो वो वहां से फिर दिल्ली आए। लेकिन सर अपीयरिंग में ही जेआरएफ हो गया। और जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप जी, हाँ, उसमें पैसे मिलने लगते हैं। नेट जेआरएफ कितने मिल रहे थे उस समय? उस समय हमें मिल रहे थे 26,000 रुपए महीने के। और ऑलमोस्ट नौकरी है। हाँ, इसीलिए। और बड़े पिताजी ने ये कहा था कि 1 साल दिल्ली भेज रहे हैं कोचिंग वगैरह, और वो बहुत महंगा शहर है। मैं जब पढ़ रहा था दिल्ली में तो मेरी बहनें और छोटे भाई पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाने को थे। तो वो जो फेलोशिप है, और ये किताब में भी मिलेगा कि हम जैसे लोगों के लिए फेलोशिप ये थी कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिल्ली रह सकता था और मदद भी कर सकते थे थोड़ा। और इलाहाबाद में जो बच्चे और जो छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे, हम उनकी कुछ मदद भी करने लगे। तो वो टर्निंग पॉइंट वहाँ था। फिर यहाँ आया तो मैं 21.5 साल में नौकरी पर आ गया। वो पूरा किस्सा इसमें डिटेल में है। तो वो दिल्ली आने के पहले का सफ़र शुद्ध रूप से एक विद्यार्थी जीवन का रहा है। और थोड़ा बहुत सबक ये रहा कि मेरे घर पीएचडी का आपका टॉपिक क्या था? पीएचडी का भी एक किस्सा बहुत दिलचस्प है कि मैं जब आया और 25-26 सीटें हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में थी, और जेआरएफ किए हुए लोग 10 या 12 थे। मतलब जब हमारा जेआरएफ हुआ तब वो देश भर में 12-15 लोग जेआरएफ होते थे। अब तो एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी से हो जा रहे हैं। वो बदल गया समय। एक तो ये सहूलियत मिली, इसलिए पीएचडी में हमें प्रेफरेंस मिल गया। लेकिन टॉपिक चुनने में नहीं मिला। हमारे कई सुपर इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स बैठे थे,
तो मैं अपना टॉपिक बना कर ले गया था, क्योंकि एमए मेरा स्पेशल पेपर भक्ति मूवमेंट था। तो भक्ति मूवमेंट और कबीर से जोड़कर मैं रिसर्च करना चाह रहा था। तो पहले ही उन्होंने कहा कि कबीर पर बहुत काम हुआ है, क्या करोगे, तुम तुलसीदास पर काम करो। और ये टॉपिक उनका बोर्ड मेंबर तुलसीदास पे जैसे कि कम काम हुआ हो। जबकि हकीकत ये है कि इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, कई गुना 50 गुना ज्यादा हाँ। तुलसीदास पर। और फिर भी लेकिन ये कह के कि कबीर की तुलना में तुलसी पर कम काम हुआ, मतलब उन्होंने आश्चर्यजनक। कई और लोग तो और भटकाने लगे, लेकिन उसमें से एक प्रोफेसर बोले कि नहीं नहीं, इसका भक्ति मूवमेंट पे है तो उसी पर रहने दीजिए। तो मुझे लगा न्याय ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अन्याय हुआ कि कबीर की बजाय तुलसी मिल गए। तो मेरा पीएचडी का टॉपिक है तुलसी विषयक हिंदी आलोचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा। तो वो और पीएचडी तुलना किसकी की आपने? तुलना तो जितने, चूंकि साहित्यिक जितने लोग संदर्भ लगाए, था, हाँ। तो तुलसी पर तो मैंने जब सूची बनाई तो 200-250 तो बड़े सो कॉल्ड बड़े आलोचक हैं, सबने तुलसी पर लिखा है। तो हमारे सामने ये संकट हुआ, तुलसी पर एक और काम आपका एक और। तो उन्होंने यही कहा कि सबने काम किया, सबका निचोड़ तुम्हें निकालना है। निचोड़ भी 50 लोग कर चुके होंगे। तो ये बहुत दिलचस्प किस्सा पीएचडी का है। तो तुलसी पर पीएचडी मेरी। राइट, ठीक है। तो इसमें जो अब इस पूरे दौरान आप पढ़ा भी रहे थे, हाँ। और हिंदी साहित्य पढ़ा रहे थे। तो हिंदी साहित्य को आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि शुरुआत में आपने गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आए होंगे, फिर उसके बाद एडहॉक के तौर पर रहे होंगे। नहीं, एडहॉक से ही शुरू किया। एडहॉक से आपने शुरू किया है। तो ये जो एडहॉक सिस्टम है, ये जरा दर्शकों को बताइए, ये क्योंकि बहुत अजीब किस्म का सुनने में लगेगा शायद कुछ लोगों को। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एडहॉक टीचर होता क्या है। तो ये जरा बताइए कि क्या सिस्टम है। जी, इस किताब के लिखने की शुरुआत में मेरे मन में एक नाम आया था, एक एडहॉक की डायरी। फिर मैंने उसे बाद में चल करके ठेके पर प्रोफेसर सोचा। तो अब एक किस्सा है, रोचक है, इसलिए सुना देना चाहता हूँ, नाम से जुड़ा हुआ है। एक संपादक, अभी तो ये किस्सा शायद पहली बार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आपसे साझा कर रहा हूँ, कि इस किताब को छापने से भी लोग मना कर रहे थे, और हिंदी के ठीक ठाक बड़े तो हिंदी का साहित्य थोड़ा दरिद्र हो जाता अगर इसकी ये किताब ना छपती। तो सही बात है, क्योंकि इतनी पॉपुलर हिंदी पॉपुलर हो रही है इस चक्कर में। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये हम नहीं छापेंगे। लेकिन ये जो अनबाउंड प्रकाशन है, इसने हिम्मत की। लेकिन उस जो एक संपादक से जब मैं मिला, तो उसने कहा सर ये ठेके पर प्रोफेसर क्या होता है। तो मैंने कहा ठेके पर प्रोफेसर एक सिंबॉलिक नाम है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोग हैं या अस्थाई लोग हैं। वो हंसते हुए कहा सर देखिए, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि एक प्रोफेसर नौकरी से निकाल दिया गया और ठेके पर पहुंच गया है। तो अच्छा, ठेका मतलब तो वो फिर मैंने कहा नहीं भाई, ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कई और वजहों से फिर नाम हमने इसका अच्छा किया आपने, ठेके पर लक्ष्मण यादव। तो वो कहीं और ही चला जाता। जो बिना पढ़े आलोचना करते हैं, फिर वो यही कहते देखो इसको ठेके पे जाना था, इसलिए बहाना कर रहा था। तो बहरहाल इसका मकसद यही है, एडहॉक का सिस्टम ये है कि वो असल में ठेके पर रखे गए लोग होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये सर लगभग 2007 में ईसी रेगुलेशन एक बना, और उसके पहले से सिस्टम था, लेकिन उसने उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया कि अगर कोई 100 लोग हैं एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो 100 में से हर साल मान लीजिए 5 या 10 लोग रिटायर हो गए, 4, 5, 10 लोग छुट्टी पर चले गए। तो उन लोगों की जगह पर तुरंत परमानेंट फैकल्टी रिक्रूट नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन कमेटी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो हम एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करते हैं, ताकि 4 महीने के लिए हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर आपको देंगे। उसका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उसकी एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, उसका सिलेक्शन कमेटी से वो आएगा, सैलरी स्ट्रक्चर भी वही होगा, सैलरी स्ट्रक्चर सेम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, यानी परमानेंट नहीं होगा। उसे दिल्ली विश्वविद्यालय एडहॉक कहता है। और वो 4-4 महीने के लिए था। नियम ये था कि 4 महीने आपके लिए पर्याप्त समय है, उस 4 महीने में आप परमानेंट रिक्रूटमेंट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर वो परमानेंट फैकल्टी आपके लिए होगी। लेकिन डीयू ने, और मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ, वो एक ज़रूरी पक्ष है इसका, 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ। 7, 8, 9 तक आकर के वो 27% पूरा भी हो गया। लगभग 2010 में मैं सिस्टम में आ गया, और जब मैं 2010 में दिल्ली में डीयू में सिस्टम में आया, तो 500-700 एडहॉक रहे होंगे हर सब्जेक्ट मिला के। और 2023-24 में वो 5000 थे।
ओके। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 1000% मतलब 10 गुना बढ़ा। 10 गुना बढ़ गया। और इसका सीधा रिश्ता ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ रहा है, क्योंकि पहली बार ओबीसी टीचर्स को परमानेंट रखना नहीं है, हाँ, इसलिए आप एडहॉक ही चलाते रहोगे। लंबे समय तक वो चलता रहेगा। और उसका एक तरीका ये भी था कि अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक नियम जारी किया, हालांकि बाद में उसे वापस कर लिया, कि अगर 1 साल तक कोई रिजर्व कैटेगरी अगर खाली रहती है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन डीयू ने सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग किया। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कि एक पोजीशन खाली है, वहाँ एक टीचर रखना है, तो उस टीचर को आपने एडहॉक पर रख लिया, लेकिन वो पोजीशन अगर साल दर साल 3 साल 4 साल वैकेंट है, इसका मतलब वो परमानेंट पोजीशन है, तभी तो वो लगातार है। एग्जैक्टली। तो आप लगातार अगर एक डिपार्टमेंट है, जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें एक पोस्ट आपकी लगातार खाली है अगर 5 साल तक, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये तात्कालिक भर्ती का पक्ष है जहाँ पर हम रखेंगे और फिर क्योंकि हमें हो सकता है कि इस पद की जरूरत न रहे। तो ये जो हुआ आपके साथ, ये मतलब ये तो फिर, और ये क्योंकि 5000 लोगों के साथ सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसका मतलब भारत में शिक्षा व्यवस्था के अंदर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको पोस्ट परमानेंट है, आप खुद साबित कर रहे हैं जब आप 10 साल 15 साल रख रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप परमानेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि वो रखते ही आपको एक खास करके रिजर्व कैटेगरी का आधा पद तो चला जाएगा रिजर्व कैटेगरी के पास, ये आपको करना नहीं है। इसीलिए सर, ये जैसे मैं खुद 14वें साल में निकाला गया, 14 साल आप ठेके पे थे, इसका मतलब वो पोस्ट परमानेंट थी और मेरी जगह किसी को परमानेंट रखा भी गया ना। और धीरे धीरे अब वो भर रहे थे। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू है और एक पहलू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। इस किताब का मकसद ये जरूर है कि वो लोग जो डे 1 से जब वो सिस्टम में आते हैं तो वो एक परमानेंट फैकल्टी बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, तभी, हाँ बिल्कुल, तभी वो सिस्टम में आते हैं। यही तो शर्त है उसकी, अगर एडहॉक बनने के लिए तो वही शर्त है। हाँ, और अगर मैं अपने से उदाहरण ले लूँ सर, 12 साल में पीएचडी अगर है और एपीआई अगर आपके पूरे हैं तो मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, यानी 3 लेयर जो है, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर। तो जिस समय मुझे प्रोफेसर बन जाना था, जिसकी सैलरी 3 लाख होती है और उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत बहुत वो पावरफुल जगह होती है, उस समय में एडहॉक से बाहर किया गया। ये उच्च शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी है। मतलब ये कितना बड़ा एक केस स्टडी है इस मामले में डॉक्टर लक्ष्मण यादव की। मतलब आप जिस पद पर उनको पहला बार मान सकते हैं, किसी को टेम्पररी रखा, एक टीचर छुट्टी पे चला गया, बीमार हो गया, चलो रख लिया टेम्पररी, लेकिन आप जब वो पद ही परमानेंट है तो उस समय आप इसको जो रख रहे हैं, ये बहुत मतलब अजीब सा ही है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरी समस्या ही क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन के बाद ही शुरू हुई। तो इसमें से आपके पास मतलब 4 साल यूपीए के और लगभग 10 साल एनडीए के रहे, तो ये मतलब एक तरह से मतलब पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड ये पॉलिसी है। मैं सर ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हम ये नहीं कह सकते, जैसे कुछ लोग या तो कहेंगे कि 14 के बाद भारत आजाद हो गया या गुलाम हो गया, दोनों ही तरह। मैं दोनों कुछ चीजें निरंतरता में, जिसमें से एजुकेशन पॉलिसी और वंचित जातियों की साइड लाइनिंग, ये दोनों पर एक कंटिन्यूटी भी है एक तरह से। और इसीलिए सर ये जो इसमें जिक्र भी आया है कि WTO से